से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी यूपी में बनाएंगे विपक्ष के खिलाफ माहौल। 2 दिन तक 7 लोकसभा सीटों पर प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज कानपुर, अकबरपुर लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे। कानपुर की गुमटी नंबर 5 स्थित गुरुद्वारा में दर्शन करेंगे। शाम को 6 बजे खोया मंडी तिराहा से कालपी तक रोड शो होगा। और इसके अलावा कल की बात करें तो कल पीएम मोदी इटावा जिले के दौरे पर जाने वाले हैं। इटावा के भरथना, कन्नौज, मैनपुरी में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा धौरहरा, सीतापुर और खीरी लोकसभा में भी जनसभा करने के लिए पहुंचेंगे। और शाम को फिर अयोध्या में रोड शो का कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का है। और इस दौरान रामलला के दर्शन पूजन भी करेंगे पीएम मोदी। सुग्रीव किला से लता मंगेशकर चौक तक ये रोड शो किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी आज और कल बैक टू बैक तमाम जनसभाएं और रोड शो करने वाले हैं। सीएम योगी इस दौरान कानपुर में साथ होंगे। एसपीजी ने सारी जो सुरक्षा की कमान है वो संभाल ली है। सुरक्षा व्यवस्था एसपीजी ने संभाल रखी है। आपको बता दें कि कार्यक्रम स्थल तक पुलिस ने रूट की निरीक्षण के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी और सीएम के आने का रिहर्सल भी कल किया। तो बैक टू बैक दौरे प्रधानमंत्री मोदी के। शाम को कानपुर का कार्यक्रम है। यहां से वो शहर के सबसे घने इलाके यानी कि गुमटी क्षेत्र का जिक्र हम कर रहे हैं। वहां पर 1 किलोमीटर लंबा रोड शो निकालने वाले। इसके साथ साथ में सीएम योगी भी मौजूद होंगे। चौथे चरण के लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। और ये कानपुर की इस दौरान पहली यात्रा होने वाली है। तो एक तरफ पीएम मोदी जहां यूपी में बैक टू बैक प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी झारखंड का दौरा करने वाले हैं। झारखंड के पलामू और लोहरदगा में करेंगे रैली। सुबह 11 बजे पलामू में रैली का कार्यक्रम है। इसके अलावा 12:45 पर लोहरदगा में रैली का कार्यक्रम पीएम मोदी का है। तो एक के बाद एक कई दौरे प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। और अब ये झारखंड आज पहुंचने का कार्यक्रम है। आपको बता दें, आज पीएम मोदी झारखंड पहुंचेंगे। समीर उरांव बीजेपी के उम्मीदवार वहां से हैं, उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का ये झारखंड का दौरा। और ये देखिए लोकसभा सीट, लोहरदगा लोकसभा सीट का आपको ये हम बता रहे हैं। सुखदेव भगत कांग्रेस के हैं, समीर उरांव जो कि बीजेपी के हैं और चमरालिंडा बागी विधायक हैं। इन 3 के बीच में मुकाबला होने वाला है। समीर उरांव के पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी आज वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। अगर आप 2019 के चुनाव परिणाम पर नजर डालेंगे तो सुदर्शन भगत को यहां से जीत मिली थी और करीब 3,71,595 वोट उनको मिले थे। कांग्रेस के सुखदेव भगत उस दौरान हार गए थे। कुल 3,61,232 वोट उनको मिले थे। सुदर्शन भगत महज 10,363 वोट के अंतर से जीते थे। 2019 में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर थी और कुछ यही समीकरण अभी बन रहे हैं और अभी भी सीधी टक्कर है। लोहरदगा सीट के तहत कुल मिलाकर 5 विधानसभा सीटें आती हैं। अब आज प्रधानमंत्री मोदी लोहरदगा पहुंचने वाले हैं। वहां पर सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, क्योंकि लोहरदगा सीट के तहत कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। और चलिए आपको दिखाएंगे तस्वीरें। सीजीआई चंद्रचूड़ यहां पर पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तमाम जो सिक्योरिटी के लोग हैं, अधिकारी हैं, वो उनके सामने हैं। और ये तस्वीरें सीजीआई की आपकी टीवी स्क्रीन पर यहां पर दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं सीजीआई। और ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा भी रहे हैं। यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 आपको दिखा रहा है। सीजीआई पहुंचे हुए हैं दर्शन पूजन करने के लिए पशुपतिनाथ मंदिर। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ अपने परिवार के साथ यहां पर दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं जहां पर सीजीआई पहुंचे हैं। उनका परिवार उनके साथ इस वक्त है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 आपको दिखा रहा है। और उनकी धर्मपत्नी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, जो कि यहां पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। काठमांडू नेपाल की ये तस्वीरें हैं। हालांकि 2 ही ऐसे मंदिर हैं, एक काठमांडू नेपाल में और दूसरा मध्य प्रदेश के मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर है। काफ़ी मान्यता इस मंदिर की है और ऐसे में
सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ अपने परिवार के साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए। काफ़ी मान्यता इस मंदिर की है। मात्र 2 मंदिर है, नेपाल में एक है काठमांडू में, और दूसरा मंदिर मध्य प्रदेश के मंदसौर में है, जहां पर पशुपतिनाथ हैं। तो ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पशुपतिनाथ मंदिर का खासा महत्व, और माना जाता है कि सारी मनोकामनाएं भी पूरी यहाँ पर होती हैं। पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए नेपाल के काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन पूजन करने के लिए, और उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर, और जो आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ पर उनको देख रहे हैं, उनको देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। और लगातार ये तस्वीरें हम काठमांडू नेपाल से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर सीजीआई पहुंचे हुए हैं अपनी पत्नी के साथ। हालांकि मान्यता है कि जो भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आता है उसको यहाँ पर सारी उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और अब आगे बढ़ेंगे, बात होगी प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे की। आज दरभंगा में चुनावी रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 3:30 बजे दरभंगा में पीएम की चुनावी रैली होगी। बीजेपी उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर के समर्थन में रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार और झारखंड का दौरा पीएम मोदी आज करने वाले हैं। बैक टू बैक कई दौरे प्रधानमंत्री मोदी अब तक हालांकि बिहार के कर चुके हैं, और आज फिर बिहार के दरभंगा पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार के दरभंगा में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। 3:30 बजे पीएम की रैली यहां पर होनी है, और ये तस्वीरें लगातार आपको हम तब दिखाएंगे। अपने प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचेंगे दरभंगा। 5वीं बार राज मैदान में रैली को संबोधित पीएम मोदी करेंगे। आपने देखा होगा जब से चुनावी प्रचार प्रसार शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी कई दौरे बिहार के कर चुके हैं। अब आज पहुंचेंगे दरभंगा। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में होकर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 5वीं बार यहां से रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, और तमाम बड़ी बातों का जिक्र वो करते हुए यहां से नजर आएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जब पीएम मोदी जहां भी पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर करारा हमला, कांग्रेस को घेरते हुए, राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आज फिर दरभंगा पहुंचेंगे पीएम मोदी। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार यहां साथ रहेंगे। मिथिलांचल की 5 सीटें दरभंगा से साधने की कोशिश पीएम मोदी करते हुए नजर आएंगे, और 1 महीने के अंदर 5वीं बार ये मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहुंचेंगे। एनडीए के तमाम नेता मंच पर होंगे, नीतीश कुमार मंच पर मौजूद होंगे। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी बैक टू बैक दौरे लगातार जारी हैं। गुजरात का ये दौरा अमित शाह का कई मायनों में खास है, क्योंकि आज 2 जनसभाएं करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। सुबह 11:15 बजे छोटा उदयपुर में अमित शाह की जनसभा होगी, और उसके बाद यहां पर 1:15 पर गुजरात के वासदा में जनसभा करेंगे अमित शाह। इसके अलावा भी और कार्यक्रम हैं। अमित शाह के केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में भी जनसभा करेंगे, और 3:30 बजे दमन और दीव में अमित शाह की जनसभा होगी। तो बैक टू बैक दौरे अमित शाह की भी जारी हैं। अभी इसके पहले भी गुजरात पहुंचे थे अमित शाह, और अब फिर आज पहुंचने वाले हैं अमित शाह गुजरात। वहां पर चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए अमित शाह नजर आएंगे। इसके अलावा अमित शाह दमन और दीव भी पहुंचेंगे, वहां पर भी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह नजर आएंगे। तो आज का अमित शाह का दौरा, आपको याद होगा इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए थे। 2 दिन का दौरा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया था। अब आज फिर अमित शाह पहुंचेंगे, और यहां पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज ताबड़तोड़ करने वाले हैं जनसभाएं। आपको बता दें दोपहर 1:30 बजे उन्नाव में होगी सीएम योगी की जनसभा, 3 बजे होगी फारुखाबाद में जनसभा, 4:30 बजे होगी कन्नौज में। तो आज 3 जनसभा संबोधित करेंगे सीएम योगी। कल भी आपने देखा होगा बैक टू बैक कई जनसभाएं संबोधित उनके द्वारा की गई। कल मैनपुरी पहुंचे हुए थे, वहां पर उन्होंने सभा को संबोधित किया था। अब आज कन्नौज पहुंचने वाले हैं। मैनपुरी और कन्नौज ये दोनों ही फिलहाल हॉट सीट बनी हुई हैं। हालांकि आज डिम्पल यादव नामांकन भी करने वाली हैं। मैनपुरी वो पहुंचने वाली हैं। कल सीएम योगी मैनपुरी में थे, वहां से उन्होंने सभा को संबोधित किया था। अब आज उन्नाव, फर्रुखाबाद और कन्नौज ये 3 स्थान चुने गए हैं जहां पर सभा को संबोधित करेंगे।
और वहीं आज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल दौरा है। आज से 8 मई तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल के दौरे पर रहेंगी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से हिमाचल के लिए रवाना होंगी। 6 मई को दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। आपको बता दें कि 6 मई को कांगड़ा स्थित यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह है, उसमें वो शिरकत करेंगी। 7 मई को शिमला के 2 मंदिरों में पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। तो हिमाचल का ये दौरा महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से शुरू हो रहा है और ये दौरा 8 मई तक रहेगा। और इस दौरान कई कार्यक्रम में शामिल होंगी, मंदिरों में भी पहुंचेंगी पूजा अर्चना करने के लिए। दीक्षांत समारोह वहां पर पहुंचेंगी, दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। कांगड़ा स्थित यूनिवर्सिटी है जहां पर पहुंचेंगी, शिरकत करती हुई नजर आएंगी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और इसके अलावा 7 मई को शिमला के 2 मंदिरों में पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। तो हिमाचल प्रदेश का ये दौरा महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दीक्षांत समारोह के साथ साथ मंदिरों में पूजा अर्चना करती हुई भी आपको नजर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और इसी बीच है लखनऊ से खबर, केजीएमयू न्यूरोलॉजी विभाग के शोध पत्र से राहत। कोरोना वैक्सीन के दुष्प्रभाव चिंता बेवजह, ये केजीएमयू की तरफ से कह दिया गया है। 2 से 3 साल के बाद वैक्सीन के दुष्प्रभाव की आशंका कम है। न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर आर.के. गर्ग के निर्देशन में यह शोध हुआ है, क्योंकि अभी आपने देखा बीते दिनों कैसे इस पूरे मामले पर लगातार वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब इस पर केजीएमयू न्यूरोलॉजी विभाग ने शोध किया और शोध पत्र से ये कहीं ना कहीं राहत वाली खबर है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी अरुण रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी जानकारी है, आपको याद होगा इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय की तरफ से जांच पड़ताल काफी तेजी से की जा रही थी और जिसके द्वारा उस वीडियो को शेयर किया गया था उस तक पहुंचने की कोशिश में यहां पर कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी अरुण रेड्डी को गिरफ्तार किया है। अब उससे पूछताछ होगी, क्योंकि अरुण रेड्डी जिस एक्स हैंडल को चलाता था उसी अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया गया था और अब उसकी गिरफ्तारी हो गई है और अब उससे पूछताछ के बाद कई खुलासे इसमें संभव है। गृह मंत्री अमित शाह की फेक वीडियो, एडिटेड वीडियो का ये पूरा मामला था, जो कि इसी अकाउंट से, इसी शख्स के अकाउंट से शेयर किया गया था। वो अकाउंट ये शख्स हैंडल किया करता था, अरुण रेड्डी, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता इस पूरे मामले में मिली। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये पहले ही कह दिया गया था कि जो भी इसमें आरोपी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, उस पर जल्द कार्रवाई होगी, शिकंजा उस पर कसा जाएगा। और लगातार तभी से ही दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही थी, उस आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी जिसके द्वारा इस वीडियो को शेयर किया गया। और इसके बाद जिन जिन लोगों के द्वारा भी इस वीडियो को शेयर किया गया है उन तक भी पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल सबसे पहले जिसने इस वीडियो को शेयर किया था पुलिस उस तक पहुंच चुकी है और अब बड़ी सफलता पुलिस को इसमें मिली है। तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी कर ली है अरुण रेड्डी की। तो पुलिस ने अरुण रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जानकारी ये मिली कि अरुण रेड्डी ने फोन से कुछ प्रूफ थे उनको डिलीट कर दिया है, तो अब पुलिस उनको रिस्टोर करने का भी काम करेगी। दरअसल आपको बता दें कि तेलंगाना में कांग्रेस के सोशल मीडिया विंग का नेशनल कोऑर्डिनेटर ये है, ये जानकारी भी पुलिस को इसमें मिली है। अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मामला, मानहानि मामले में आज सुनवाई करेगा राउज रेवेन्यू कोर्ट। दिल्ली के बीजेपी के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर ने दर्ज कराया था मामला। बीजेपी पर आप सरकार गिराने का आरोप लगाने के चलते ये मामला दर्ज कराया गया था। अब इस पूरे मामले में अब आज सुनवाई होने वाली, राउज रेवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मामला, जिसमें आज सुनवाई होगी, राउज रेवेन्यू कोर्ट इसमें सुनवाई करने वाला है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले में आज राउज रेवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख ने ये मामला दर्ज कराया था, जिसमें आज सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एक के बाद एक जो मुश्किलें हैं वो अरविंद केजरीवाल की बढ़ती जा रही हैं और अब मानहानि का मामला, आतिशी के लिए भी इसमें मुसीबत बढ़ सकती है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी को लेकर मानहानि का मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली बीजेपी के मीडिया सेल के हेड हैं प्रवीण शंकर कपूर, उनकी ओर से आरोप लगाए गए हैं आतिशी और केजरीवाल की ओर से बीजेपी पर आधारहीन आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में अब राउज रेवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा, आज करने वाला है। तो केजरीवाल की और आतिशी की मुश्किलें
फिलहाल इसमें बढ़ती हुई नजर आ रही। आम आदमी पार्टी ने कई बार यह दावा किया कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है और इस पूरे मामले में अब आज इसमें सुनवाई होगी। राउज़ेवेनी कोर्ट सुनवाई करेगा। अब आगे बढ़ेंगे। केन्या में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। नैरोबी में सैलाब में बहते हुए नजर आए लोग। बाढ़ से आम जनजीवन हो चुका है बुरी तरीके से प्रभावित। लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो चुका है। अब तक 350 लोगों की मौत की खबर इसमें मिल रही है और तस्वीरें देखिए। तस्वीरें ये सामने आ गई कैसे तिनके की तरह लोग यहां पर बहते हुए नजर आ रहे हैं। केन्या में बाढ़ का सितम और इसमें अब तक 350 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। हालात वहां पर बेकाबू फिलहाल हो चुके हैं और ऐसे में जो लोग हैं वो घरों से निकलना उनका मुश्किल हो चुका है। बाढ़ के चलते जो आम जनजीवन है वो भी काफी अस्त व्यस्त हो चुका है। बाढ़ और बारिश के चलते वहां की जो स्थिति है वो अब खराब होती जा रही है और ये देखिए लोग कैसे यहां पर जिंदगी और मौत के बीच में झूलते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं घर बह गए हैं, तिनके की तरह घर बहते हुए नजर आ रहे हैं। लोग यहां पर बहते हुए नजर आ रहे हैं। केन्या में तबाही की कई तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। हालात बेकाबू हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश हो रही है लेकिन देखिए ये कैसे लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए, लेकिन जो बाढ़ का सितम है वो बहुत ज्यादा है। 350 लोगों की अब तक इससे मौत हो चुकी है। पुलिस अधिकारी हालांकि इसमें कह रहे हैं कि हमारी तरफ से लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश हो रही है। दरअसल आपको बता दें बांध टूटने के बाद पानी लगातार इस यहां पर बढ़ रहा है। बांध टूटने के चलते केन्या के सबसे व्यस्त राजमार्ग वहां पर भी पानी भर चुका है। लोग यहां पर फंसे हुए हैं। और अब आगे बढ़ेंगे। सभी राजनीतिक दल का फोकस नारी शक्ति पर इन दिनों है। इन चुनाव में महिला मतदाताओं की तादाद करीब 47 करोड़ है। इसलिए कोई भी राजनीतिक दल उनको नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं लेना चाहता है। चुनाव में बीजेपी को जहां पर महिला मतदाताओं के समर्थन का पूरा भरोसा है, वहीं कांग्रेस भी महिलाओं का भरोसा जीतने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और तीसरे चरण के लिए 7 मई मंगलवार को वोट डाले जाएंगे। इन चुनावों में महिला मतदाताओं की तादाद करीब 47 करोड़ है। इसलिए कोई भी राजनीतिक दल उन्हें नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं लेना चाहता। यही वजह है कि सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के साथ लगभग सभी सियासी पार्टियों ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई चुनावी वादे किए हैं। चुनाव में भाजपा को जहां महिला मतदाताओं के समर्थन पर पूरा भरोसा है, वहीं कांग्रेस भी महिलाओं का भरोसा जीतने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। दोनों पार्टियों ने महिला मतदाताओं के लिए अपने चुनावी घोषणा पत्र में कई वादे किए हैं और प्रचार के दौरान पूरे जोर शोर से इन वादों को दोहरा भी रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा महिला मतदाताओं का समर्थन मिल सके। 2014 और 2019 के चुनाव में महिला मतदाताओं की पहली पसंद भाजपा रही है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार की लाभकारी योजना की भी बड़ी भूमिका रही है। देश में एक लाभार्थी वर्ग बना और भाजपा योजनाओं को लाभार्थियों को अपने वोट बैंक में तब्दील करने में काफी हद तक सफल रही। भाजपा को लोकसभा के साथ विधानसभा में भी इसका लाभ मिला। कांग्रेस भी आधी आबादी का भरोसा जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में पार्टी की गारंटियों पर महिला मतदाताओं ने भरोसा जताया है। इसलिए लोकसभा चुनाव में पार्टी ने महिला न्याय के तहत 5 गारंटियां भी दी हैं। इनमें महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवार में एक महिला को हर साल 1 लाख यानी 8,500 रुपए हर महीने देने की गारंटी है। तो वहीं भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि वह पहले ही 1 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बना चुकी है। पार्टी ने घोषणा पत्र में 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा किया है। इसके साथ ही कई और भी वादे हैं। दूसरी पार्टियों ने भी कई वादे किए हैं। अब जानिए किस पार्टी को कितने प्रतिशत महिलाओं के वोट मिले हैं। 2004 लोकसभा चुनाव, कांग्रेस को 27%, भाजपा को 22%। 2009 लोकसभा चुनाव, कांग्रेस को 29, भाजपा को 18%। 2014 लोकसभा चुनाव, कांग्रेस को 19%, भाजपा को 29%। 2019 लोकसभा चुनाव, कांग्रेस को 20%, भाजपा को 36% महिलाओं के वोट मिले हैं। रणनीतिकार भी मानते हैं कि चुनाव में महिला मतदाताओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। 11 राज्यों में पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है।
साल 2019 के बाद से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में नई महिला मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। साफ है कि चुनाव में महिला मतदाताओं की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है और इसका असर चुनाव परिणाम पर भी नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएंगे। पश्चिम बंगाल से हिंदुओं के खिलाफ विवादित टिप्पणी का ये पूरा मामला है। टीएमसी विधायक हुमायूं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। मुर्शिदाबाद में विधायक हुमायूं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर हालांकि दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। तीसरे चरण की तैयारियां लगातार चल रही है। इसी बीच आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तृणमूल कांग्रेस के विधायक ने विवादित बयान दिया और इस पर अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में चुनावी हुंकार भरी। इस दौरान पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर भी जमकर निशाना साधा, साथ ही कांग्रेस को भी खूब आड़े हाथों लिया। इस दौरान संदेश खाली का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए। इस रिपोर्ट में आप देखिए। बंगाल में पीएम मोदी 42 सीटों पर जीत की गारंटी। पीएम की चुनावी हुंकार, विरोधियों पर जमकर वार। दीदी की बढ़ी चुनौती, मैदान में सबसे बड़े महारथी। देश में जारी लोकसभा चुनाव में पार्टियां प्रचार में जुटी है। बीजेपी भी प्रचार में ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने दीदी के गढ़ में दीदी को खूब घेरा। वर्तमान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी को घेरते हुए कहा कि यहां हिंदुओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने टीएमसी के एक एमएलए की धमकी का मंच से जिक्र भी किया और कहा वो सरेआम धमकी देते हैं कि हिंदुओं को 2 घंटे में भागीरथी में बहा देंगे। पीएम ने पूछा, ये कौन सी भाषा है? जय श्री राम बोलो तो उनको बुखार आ जाता है। इनको राम मंदिर के निर्माण से आपत्ति है, रामनवमी की शोभा यात्रा से आपत्ति है। पीएम नरेंद्र मोदी संदेश खाली का जिक्र कर भावुक हो गए। संदेश खाली की महिलाओं का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। उन्होंने कहा, संदेश खाली में इतना बड़ा अपराध हुआ और टीएमसी उस गुनहगार को बचाती रही है, इसलिए कि उसका नाम शाहजहां शेख था। मैं आज पूछना चाहता हूं टीएमसी सरकार से, यहां संदेश खाली में हमारी बहनों के साथ, हमारी दलित बहनों के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ, पूरा देश कार्रवाई की मांग करता रहा, टीएमसी उसके गुनहगार को बचाती रही। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उस गुनहगार का नाम शाहजहां शेख था? लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। पिछले 2 हफ्तों में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के मालदा, आरामबाग, कृष्णानगर और बारासात में कई चुनावी रैलियां कर चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी जोरदार प्रचार प्रसार अभियान में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य में बसने में मदद करती है, जो उन्हें भारतीयों की जमीन और संपत्ति हड़पने की अनुमति देती है। वाकई क्या हालत हो गई है? बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है यहां हिंदुओं को बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए इस बार पश्चिम बंगाल मुख्य केंद्र बना हुआ है। राज्य में बीजेपी लगातार बढ़त बना रही है और ममता बनर्जी के किले में सेंध की हर कोशिश कर रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी। 2014 में बंगाल में बीजेपी को 17% वोट मिले थे, जो कि 2019 में 40% हो गए। बंगाल में इस बार पीएम नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच चुनावी लड़ाई है।
बीजेपी संदेश खाली, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर चुनावी रण में है और पश्चिम बंगाल की सभी सीटें जीतने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।